थैंक यू। मैं समझता हूँ हिंदी में बोलना बेहतर रहेगा क्योंकि सबको हिंदी समझ में आएगी, राष्ट्रभाषा भी है और मैं समझता हूँ सबके लिए अच्छा होगा। वैसे मेरी तकरीर के बाद में जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो किसी भी भाषा में आप सवाल पूछ सकते हैं। मराठी में पूछ सकते हैं, गुजराती में पूछ सकते हैं, हिंदी में पूछ सकते हैं, इंग्लिश में पूछ सकते हैं। जो जिस भाषा में पूछेगा उस भाषा में उसको जवाब दे देंगे। आप गुजराती में पूछें, मैं गुजराती में जवाब दूंगा। आप हिंदी में पूछे हिंदी में, आप मराठी में पूछे मराठी में। आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आज आपने ये मुनासिब समझा कि मुझे यहाँ पर बुलाया। वैसे जब आपके यहाँ के कुछ लोग मुझे बार बार मिलने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ये सोसाइटी के बारे में कुछ बताया तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसके लिए हुआ कि आप पत्रा शेड के इतने नज़दीक होने के बाद में भी ऐसा सोचने की हिम्मत करते हैं, ये समझ के मुझे थोड़ा शॉक भी लगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगा। 10 या 12 साल पहले पत्रा शेड में मेरी ऐसी ही मीटिंग हुई थी जैसे आपकी आज हो रही है, और मैंने हाथ जोड़ के उन लोगों को समझाया था कि ये जो राजनीतिक नेता है वो आपको गुमराह कर रहे हैं। आप प्लीज किसी भी हालत में बिल्डर के पास मत जाइए। बिल्डर के पास जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने की पॉसिबिलिटीज़ है। जो आज सपने आपको बताए जा रहे हैं, वो जो लोग आपको बिल्डर के पास जाने के लिए कहते हैं वो कल को वो रहेंगे भी नहीं और आपको तकलीफ होगी। ये मैंने उनको समझाया था। मेरे पास शायद 10-15 साल पहले के मेरे स्पीच की टेप भी है, शायद YouTube में कहीं पे अपलोड भी हुई है, लेकिन उन्होंने माना नहीं। कुछ लोग मेरे संपर्क में सदैव थे, काफी लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और पत्रा शेड का आज क्या हालत है आप जानते हैं। कौन कौन कितने बड़े लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन आज हालत देखिए किस तरह के उनका जो भी है, आप नाम लीजिए वो सारे उसके अंदर है। कल्पतरू का नाम लीजिए, रुस्तम जी का नाम लीजिए, बड़े बड़े सब लोग रीडेवलपमेंट में नहीं लेकिन उसकी ज़मीन खरीदने में क्या फ्रॉड हुआ क्या नहीं हुआ आप जानते हैं। मैं तो किताब लिख रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो उस पत्रा शेड के इतने नज़दीक रहने के बाद में भी उसी राह पे जा रहे हैं जिस राह पे पत्रा शेड के लोग गए और आज डूब रहे हैं। ये सुन के मुझे आश्चर्य हुआ। असल में आश्चर्य होना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि बिल्डरों की ताकत इतनी बड़ी है कि किसी को भी खरीद सकते हैं। तो कोई मध्यम वर्गीय 2, 4, 5, 10 लोगों को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आश्चर्य होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे फिर भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि जाके मिल ले इन लोगों को जिनको ये लगता है कि आज भी बिल्डर के ऊपर
भरोसा रखने लायक है, ऐसा जिनको लगता है उनको मिल ले, और उनकी गलतफहमियां हैं जो वो उनके मन से निकालने की मैं कोशिश करूँगा। ये जो मैं सेवा दे रहा हूँ, ये सेवा है, इसके लिए मेरे कोई चार्जेस नहीं है। मैं किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से आज तक मेरे पूरे करियर में उनको मार्गदर्शन करने के लिए कभी चार्ज नहीं करता हूँ, कभी किया भी नहीं। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डर के चंगुल से निकल के खुद के पैरों पे खड़ा रहना सीखना चाहते हैं, उनके लिए मेरा मार्गदर्शन पूरी तरह से शुरू से लेकर प्लान अप्रूवल तक, अप्रूवल के बाद में कंस्ट्रक्शन स्टेज, और कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद में फाइनल आईओडी कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने तक पूरा मार्गदर्शन एक भी पैसा चार्ज किए बगैर मैं देता हूँ। और ये एक सेवा है मुंबई में सारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्यों मैं ये देता हूँ? इसलिए कि मुंबई में 5,800 पत्राचार है। आप एक पत्राचार की बात करते हैं, 5,800 मुंबई के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। इन 5,800 प्रोजेक्ट में लेटेस्ट फिगर 1,25,922 फैमिलीज रास्ते पे है, यानी ओरिजिनल घर तोड़ा गया है। पहले 2 साल में बिल्डर ने किराया भी दे दिया, अभी रेंट्स बंद हो चुके हैं, लोगों को पता नहीं कहाँ जाना क्या जाना। माहिम में एक जगह में मैं लोगों को मदद करता हूँ, वहाँ अच्छी खासी बिल्डिंग में रहने वाले एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय जो ब्रांच मैनेजर थे, आज 12 साल हुए, रेंट अभी बंद हो गया, बिल्डिंग तो टूटी हुई है। कितने दिन रिश्तेदारों के बलबूते पे रहेंगे? पेंशन में से खाएंगे क्या और किराए के लिए देंगे क्या? उनके घर में मैं गया तो मेरे आंख में से आंसू आए, क्योंकि माहिम के कोलीवाड़ा में झोपड़पट्टी में फर्स्ट फ्लोर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर ब्रांच मैनेजर अपनी वाइफ के साथ में रह रहे हैं। तो जो हालत इन सब लोगों की हुई वो आपकी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आज मैंने यहाँ आने की हिम्मत की और सोचा कि मुझे जो कहना है मैं सबके लिए सामने वो चीज करूँगा। रीडेवलपमेंट 2 किस्म से हो सकते हैं, एक बिल्डर के जरिए और दूसरा सेल्फ रीडेवलपमेंट। बिल्डर के जरिए रीडेवलपमेंट करना एक बहुत ही आसान तरीका है कि मेरा इंट्रोडक्शन, सॉरी मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन आपके पास तक पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि मैंने इंडिया के टॉप 5 बिल्डर्स में से 2 बिल्डर के पास नौकरी की है 3-4 साल, और अच्छे पोस्ट पे नौकरी की है, और 6 फिगर सैलरी ली भी। तो बिल्डर क्या करते हैं, इसके लिए मुझे किसी से सुनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मैंने
बिल्डर के पास नौकरी करके बिल्डर किस तरह से प्रोजेक्ट्स लेते हैं और क्या करते हैं, ये मैंने खुद अनुभव लिया। तो मुझे किसी की सुन के आपको कहने की जरूरत नहीं। मैं जो कह रहा हूँ मेरे अनुभव से कह रहा हूँ। जिन बिल्डरों के साथ मैंने काम किया उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ काम किया, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा और जैसा वो चाहते थे वैसा मैंने उनको सर्विस दी। लेकिन उस सर्विस देते समय वो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसकी मुझे काफी अच्छे हद तक जानकारी मिली। उसमें एक जानकारी ये भी मिली कि जिन बिल्डरों के पास मैं काम करता था वो, और उनको मैं रिप्रेजेंट करता था बिल्डर्स एसोसिएशन की मीटिंग में, उसमें ये भी मुझे जानकारी मिली कि बिल्डर लोग हर महीने को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को एनवलप भेजते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बिल्डर के कहने पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सोसाइटी को देते हैं। उसमें काफी बार मिसगाइडिंग होती है, और मिसगाइडिंग कैसे होती है वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मैं देख के उसके अंदर से कुछ पॉइंट आपको सोचने के लिए आपके सामने रखने वाला हूं, किस तरह से मिसगाइडिंग होती है। क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती, आप जिसको अपॉइंट करते हैं इंसिडेंटली 79A जिसके तहत आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट करते हैं, इट इज ओनली अ गाइडलाइन, इट इज नॉट अ लॉ, इट इज नॉट अ रूल। हाईकोर्ट के 22 जजमेंट्स आए हैं कि 79A इज नॉट मैंडेटरी ऑन द सोसाइटी। आपकी जानकारी के लिए बोलते हैं, ये तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का गाइडलाइन है कि इस गाइडलाइन को आप फॉलो कर सकते हैं अगर फॉलो करना चाहते तो। इट इज नॉट अ लॉ, इट इज नॉट अ रूल, इट इज नॉट मैंडेटरी, एंड दिस is said by the High Court. If you want, I can give you relevant quotes from various judgments of the High Court which says that it's not mandatory. A guideline is to be followed. A guideline can be deviated from with certain caveats and mandates. So 79A is not something very sacrosanct, but 79A has two divisions within it. एक तो बिल्डर के जरिए किस तरह से रीडेवलपमेंट करने का, या बिल्डर के बगैर किस तरह से सेल्फ रीडेवलपमेंट करने का, ये दो अलग अलग तरीके हैं। जैसे चर्चगेट के स्टेशन पे आप जाते हैं तो मालाड की टिकट ले सकते हैं और मालाड को जा सकते हैं, लेकिन वीटी में बैठ के आप मालाड को नहीं जा सकते, आप मुलुंड को जाते हैं, क्योंकि वो अलग लाइन है। इस तरह से बिल्डर की योजना अलग और सेल्फ डेवलपमेंट की योजना अलग, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको समझना चाहिए। रीडेवलपमेंट समझने के लिए पहले तो अपने दिमाग से कुछ गलतफहमियां आपको निकालना बहुत जरूरी है। ये गलतफहमियां काफी लोगों के मन में होती है, और ये गलतफहमियां पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा गलतफहमियां होती है। इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी लोगों में भी ये गलतफहमियां होती हैं। अगर 100 लोगों को आप पूछेंगे कि बिल्डिंग कौन बनाता है, तो उसमें 90 से ज्यादा लोग बोलेंगे बिल्डर बनाता है। आंसर इज रॉन्ग, उत्तर गलत है। कोई बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। रुस्तम जी नहीं बनाता है, रहेजा नहीं बनाता है, रिजवी नहीं बनाता है, हीरानंदानी नहीं बनाता है,
कल्पतरु नहीं बनाता है, कोई बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। जो बिल्डिंग बनाता है उसका नाम ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर में फर्क होता है, जैसे एप्पल और ऑरेंज में फर्क होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर में फर्क होता है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने की जरूरत होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। तो आपके दिमाग में अगर ये घुसा है कि बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, तो वो पहले आपके दिमाग से निकाल के फेंक दो, क्योंकि कोई बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। तो हमारी बिल्डिंग बनाने के लिए हमको बिल्डर के पास इसलिए जाना चाहिए क्योंकि बिल्डर बिल्डिंग बनाता है। ऐसा किसी के दिमाग में आता हो तो वो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। तो एक गलतफहमी निकल गई। अब दूसरी गलतफहमी जो ज्यादातर लोगों में है कि बिल्डर अपने जेब से पैसा डाल के रीडेवलपमेंट करता है। कोई बिल्डर अपने जेब से पैसा डाल के रीडेवलपमेंट करता नहीं है। हर बिल्डर जब रीडेवलपमेंट करता है तब नया एसपीवी तैयार करता है। ये क्या होता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। हर प्रोजेक्ट के लिए नई कंपनी रजिस्टर होती है, वो कंपनी उस प्रोजेक्ट को पूरा करती है, उस कंपनी उस प्रोजेक्ट के सेलेबल एरिया को बेचने के बाद में जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको बुक करके वो कंपनी बंद करती है। तो वो कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख से ऊपर नहीं होता। खुद के पैसे कोई बिल्डर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नहीं डालता। वो आपके कंसेंट लेकर बाजार से पैसे उठाता है। तो आपके कंसेंट लेते हैं, इरिवोकेबल कंसेंट लेते हैं, आपके इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी लेते हैं, वो बाजार में वो बताते हैं और वो बता के उसके अगेंस्ट फाइनेंसर से पैसे लिए जाते हैं। अब बिल्डर फाइनेंस कहां से लाते हैं? बिल्डर के फाइनेंस के कई तरीके हैं, कुछ तरीके मैं आपके सामने बताता हूं। HNIs, that is high net worth individuals, group of HNIs, ultra HNIs is one category। एक कैटेगरी है कि जिसमें से बिल्डर को पैसा मिलता है। दूसरी कैटेगरी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जैसे इंडिया बुल है, जैसे इंडिया इन्फोलाइन है, ये सारी कंपनियां बिल्डर को फाइनेंस देती है। नंबर 3, वेंचर कैपिटल फंड्स। ICICI वेंचर कैपिटल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल फंड, कोटक महिंद्रा वेंचर कैपिटल फंड, कैनरा बैंक वेंचर कैपिटल फंड। हर बैंक का अपना वेंचर कैपिटल फंड है। वो वेंचर कैपिटल फंड बिल्डर को फंड देती है। चौथा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। पांचवा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। छठा, IPO। अलग अलग बिल्डर अपने IPOs निकालते हैं, मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेचते हैं। आपको लगता है कि शेयर खरीदना यानी गोल्ड माइन है और आप उसमें पैसा डालते हैं। एक्चुअल आपका पैसा कोई इंटरेस्ट के बगैर उसको मिलता है। वो पैसा वो प्रोजेक्ट में लगाता है, उसमें वो कमाई करता है, उसका कुछ परसेंट आपको डिविडेंड 1%, 2%, 0.5% आपको डिविडेंड में कभी देता है, कभी नहीं देता है, कभी 4-5 साल कुछ नहीं होता।
कभी शेयर के दाम बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। अगर घटा तो घाटा आपका, आपको विदाउट इंटरेस्ट आपका पैसा वो इस्तेमाल करता है, उसको आईपीओ बोलते हैं। मैं जिन बिल्डरों के साथ काम किया उन्होंने 10,000 15,000 करोड़ के आईपीओज भी किए और मैंने उसको देखा भी, ओवरसी भी किया। वेंचर कैपिटल फंड में भी मेरा तजुर्बा है। 5 साल में इंडिया की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल फंड में मैंने नौकरी की। तो एज अ पर्सन वर्किंग इन अ वेंचर कैपिटल फंड, मेरा बिजनेस था कि अलग अलग बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को एग्जामिन करें और उन बिल्डर्स को फंडिंग दें। तो बिल्डर के साथ भी नौकरी की है और बिल्डर को जो फंडिंग करते हैं उनके साथ भी मैंने नौकरी की है। तो ये पूरा जो गेम है ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए आपको अधिकार से बोल सकता हूँ कि क्या करने से आपका नुकसान होगा, क्या करने से आपका फायदा होगा। मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में अगर ये हो कि बिल्डर को कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है, वो अपने जेब से पैसा डाल के हमारा प्रोजेक्ट करेगा। कोई भी बिल्डर अपने जेब से पैसा नहीं डालता, वो पैसा बाजार से उठाता है। और बिल्डर जिन सोर्सेज, अभी जो भी सोर्सेज मैंने बताए, वेंचर कैपिटल फंड, एनबीएफसीज, आईपीओज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अल्ट्रा एचएनआईज, जो बिल्डर को फंडिंग करते हैं वो सब सेल्फ रीडेवलपमेंट को फंडिंग वो कर सकते हैं और कर रहे हैं। सो बिल्डर को जिनसे पैसा मिलता है उनका पैसा, उन्हीं का पैसा आपकी सोसाइटी को भी मिल सकता है। अब मैं आगे बोलूंगा। दूसरी गलतफहमी निकल गई। तीसरी गलतफहमी कि बिल्डर अगर प्लान बनाता है तो प्लान बढ़िया होता है। मैं पेंटिंग भी करता हूँ ऑयल ऑन कैनवस की, और हम लोग जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, सीनियर पेंटर्स हैं, हमको जब थोड़ा समय मिलता है तो हम लोग आर्ट गैलरीज में जाके लंबे से देखते हैं। हमको बहुत खुशी होती है। क्या खुशी होती है कि हमारे जितने भी पेंटर के पेंटिंग लगे होते हैं उसको लोग आके देखते हैं। वो देख के हमको खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि जो लोग वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखते हैं उसमें 95% को तो मालूम ही नहीं है कि ये पेंटिंग का मतलब क्या है। तो वो हम लोग जब देखते हैं तो हमको खुशी होती है, क्योंकि जिसको मालूम नहीं होता है वो ज्यादा आवाज करता है, नया मुल्ला जोर से नमाज पढ़ता है। तो जिसको वो पेंटिंग समझता नहीं है वो दूसरे 2-4 लोग जो खुद के साथ में आए उसको लेके जाता है, पेंटिंग को देखता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। क्योंकि सुंदर है बोलेगा तो फिर कोई सवाल नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा तो कोई पूछेगा कि क्यों अच्छा नहीं लगा, उसको तो कुछ समझा ही नहीं है। तो समझा नहीं है, ये अपना इग्नोरेंस छुपाने के लिए हमेशा चीज को सुंदर बोलना अच्छा होता है। वैसे ही बिल्डर के प्लान का होता है। मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चरल डिजाइन, अर्बन डिजाइन और आर्किटेक्चरल प्लानिंग लास्ट 35 इयर्स पढ़ाता हूँ मास्टर्स डिग्री के लिए, और पेपर सेट भी करता हूँ, करेक्ट भी करता हूँ। कोई भी बिल्डर का प्लान मेरे स्टूडेंट ने अगर कॉपी किया तो वो बेचारा 100 में से 20 मार्क भी नहीं पाता। क्योंकि बिल्डर जब प्लान बनाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जमीन में से ज्यादा प्रॉफिट कैसे मैं निकालूं, उस प्लान में से वहां रहने वाले को ज्यादा से ज्यादा सुविधा कैसे मिले, ये कभी उसके मन में होता ही नहीं है।
क्योंकि ये धंधे में वो प्रॉफिट लेने के लिए आया है, आपको अच्छा घर देने के लिए नहीं आया है। आपको सिर्फ अच्छा घर मिल रहा है ऐसी गलत फहमी में रखने के लिए उसका धंधा है। और कोई गलत काम कर रहा है ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। बिल्डर का धंधा ही वो है। उसका धंधा आपको झूठ बोल के, आपका कंसेंट लेके, आपको जरूरत से कम एरिया और कॉर्पस दिलाना, ये उसका धंधा है। वो अपना धंधा अच्छी तरह से करता है, गलती अपनी है क्योंकि वो गलत काम करता है ये मालूम होने के बाद में भी हम उस पर विश्वास रखते हैं, ये अपनी गलती है। जैसे एक कसाई है, उसका काम मटन काटना है, उसको कोई पाप नहीं है क्योंकि उसका वो काम है, वो धंधा है। तो बोलते तुम ऐसा कैसे मटन काट सकते? भाई उसको और कोई काम आता नहीं, उसका पेट भरना है तो उसको मटन काटना है। इस तरह से बिल्डर का धंधा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को उल्लू बना के उनसे ज्यादा प्रॉफिट लेना, ये बिल्डर का धंधा है। वो अपने धंधे में अच्छा काम करता है, वो अच्छी बिजनेस करता है, तो उसको उसमें दोष देना बराबर नहीं है। लेकिन उसका प्लान, उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले इसके लिए होता है। वो प्लान एकेडमिकली अच्छा होता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो बिल्डर का प्लान अच्छा है ऐसा जो बोलते हैं वो अपने दिमाग से निकाल दो। मैं पढ़ाता हूँ तो हर बिल्डर के प्लान को हम लोग एनालाइज करते हैं, और वो 3 पत्ती का खेल किसी को मालूम है, उसमें जो ब्लाइंड खेलते हैं वैसा उसका प्लान होता है। क्योंकि कौन रहने को आने वाला है उसको मालूम नहीं, उसको तो प्लान बस बनाना है, क्योंकि जिसके लिए बनाना है उसके साथ तो उसकी चर्चा कभी होनी नहीं है, क्योंकि खरीदने वाला कौन है वो उसको कहाँ पे मालूम। तो चारों तरफ कितना स्पेस छोड़ना है वो छोड़ के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए कैसे प्लान बनाना है वैसे प्लान बनता है। तो वो प्लान अच्छा नहीं है, यानी बिल्डर का प्लान अच्छा है ऐसे जिसके दिमाग में है वो गलतफहमी निकाल दो, क्योंकि बिल्डर का प्लान कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। अब आगे बढ़ेंगे, बिल्डर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और आईआईटी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और हम लोगों ने 1000 बिल्डर ने बनाए हुए बिल्डिंग चेक किए, उसमें रिहैब और फ्री सेल की बिल्डिंग की क्वालिटी चेक की। 97.5% जगह में क्वालिटी वाज सी और C+ कैटेगरी। तो आपको जो चीज लगता है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी है, ये जरूरी नहीं कि वो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी हो। ज्यादातर तजुर्बा ये है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। आपसे अच्छी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जो सेलेबल एरिया है उसकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन ओरिजिनल रेसिडेंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और आपको क्वालिटी अच्छी है कि खराब है ये समझने की ताकत नहीं होती। आपने एक बार इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी और कंसेंट साइन कर दिया, फिर आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो पीएमसी अपॉइंट करते हो तो उसकी जेब में ही बैठा रहता है ज़्यादातर करके, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डर से अच्छी मिलेगी इसकी अपेक्षा जो रखते हैं वो अपनी गलतफहमी निकाल दे कि अच्छे क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं मिलता। और लास्ट गलतफहमी ये है कि बिल्डर वक्त पे आपको 3 साल बोलेगा तो 3 साल के अंदर आपको चाबी लाके दे देगा। ऐसा हिंदी फिल्म में भी नहीं होता और कहीं पे भी नहीं होता। मुझे 10 बिल्डर के नाम कोई लाके दे दे जिसने एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट में जितने टाइम में घर बना के देने के लिए बोला है उतने टाइम में करके दिया है। ऐसे 10 बिल्डर के नाम पूरे बॉम्बे में कोई लाके दे दे, मैं कुछ भी हार जाऊं, क्योंकि वो ऐसे होता ही नहीं है। तो जो टाइम देते हैं कम से कम उससे दुगना टाइम होता ही होता है।
आपके सिद्धार्थ नगर में 1, 2, 3, 4, 5 में जितने भी रीडेवलपमेंट हुए उसमें चेक करिए ना, जाके वहां के लोगों को पूछिए। सिद्धार्थ नंबर 3 में जाइए, सिद्धार्थ नगर नंबर 4 में पुलिस स्टेशन रोड पे जाइए, जितने भी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गए पूछिए ना उनको कि कितने साल का एग्रीमेंट किया था, 2 साल 3 साल का, कितने साल बाद में घर मिला, 10 साल 15 साल। तो ये जब बिल्डर बोलता है 2 साल, वो किसी ने बोला व्हेन अ पॉलिटिशियन सेज यस इट मींस परहैप्स, व्हेन ही सेज परहैप्स इट मींस नो, इफ ही सेज नो then catch hold of him, he is not a politician, he is faking it। तो वैसे जो बिल्डर कहता है कि मैं 3 साल में आपको घर बना के दूंगा, और जो पीएमसी कहता है कि बिल्डर के पास आप जाएंगे तो 3 साल में घर मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि उल्लू बनाने की स्पर्धा में उनको गोल्ड मेडल आपको देना चाहिए, क्योंकि वो कभी वक्त पे नहीं होता। तो ये सारी गलतफहमियां हैं, और पूरे मुंबई में इतने लोगों ने बिल्डर के ऊपर भरोसा रख के आज रास्ते पे हैं। 1,25,922 फैमिलीज, यानी करीब करीब 6 लाख लोग किसी भी शहर में ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे नहीं है कि जो बिल्डर के ऊपर विश्वास रख के आज रास्ते पे है। मुंबई में ये है, तो उसमें 137 लोगों की ये लिस्ट में 1,25,922 में और 137 के नाम ऐड करना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगा। इसके लिए आज मैं यहाँ आपको समझाने चाहिए। कम से कम आपकी वो हालत ना हो जो औरों की होगी, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं सेल्फ रीडेवलपमेंट किस तरह से किया जाता है ये मैं समझाता हूँ। बिल्डर जिस कॉन्ट्रैक्टर से काम कराता है वैसे ही सेल्फ रीडेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टर से काम कराते हैं। बिल्डर जैसे आर्किटेक्ट से प्लान अप्रूव कराता है, वैसे सेल्फ रीडेवलपमेंट में आर्किटेक्ट से प्लान अप्रूव होता है। बिल्डर जिस फाइनेंसर से पैसा लेता है, वैसे ही सेल्फ डेवलपमेंट में फाइनेंसर से पैसा लिया जाता है। बिल्डर जिस तरह से एक्स्ट्रा एरिया की सेलिंग की स्ट्रेटेजी करते हैं, वैसे ही सेल्फ रीडेवलपमेंट में एक्स्ट्रा एरिया की सेलिंग की स्ट्रेटेजी होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि बिल्डर अपनी मनमानी चलाता है, यहाँ पे सेल्फ रीडेवलपमेंट में 137 लोग साथ में बैठ के वो तय करेंगे कि किस तरह की क्वालिटी, किस क्वालिटी की छत बनेगी, किस क्वालिटी के टाइल्स लगेगी, किस क्वालिटी की स्लाइडिंग विंडोज रहेंगे, किस क्वालिटी के, ये सारे डिसीजन 137 लोग लेंगे, ना कि कोई बिल्डर। इसके लिए बिल्डर देता है उससे अच्छी क्वालिटी का प्लानिंग, बिल्डर देता है उससे अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन। बिल्डर वक्त पे कंस्ट्रक्शन नहीं देता, सेल्फ डेवलपमेंट में वक्त पे कंस्ट्रक्शन होता है। बिल्डर देता है उससे अच्छी क्वालिटी की एमिनिटीज आपको मिलेगी, और बिल्डर देता है उससे ज्यादा कॉर्पस आपको मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कहीं हुआ है क्या? हुआ है, मुंबई में हुआ है, आपके यहाँ से नजदीक चाकोप में हुआ है, आपके यहाँ से गोरेगांव ईस्ट में हुआ है। बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, लोग रहने के लिए आए हैं। 2-3 एग्जाम्पल सिर्फ मैं आपको देता हूँ, और बाद में आपके सवालों के कुछ जवाब, कुछ सवाल आपके एक साथ में रखे हुए हैं, वो सवालों के जवाब मैं पहले दूंगा, बाद में जिसको भी जो सवाल पूछने हैं वो हर सवाल का जवाब दूंगा। चेंबूर में चित्रा सोसाइटी करके सोसाइटी है, 400 फुट उनका आज स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं। ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी की उनकी बिल्डिंगें हैं। उन्होंने जो 179A के तहत पीएमसी अपॉइंट किया,
बिल्डर शॉर्टलिस्ट किए और सबसे ज्यादा कोट करने वाला बिल्डर 400 स्क्वायर फीट उनको है, 525 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया और 2.5 lakhs of rupees कॉर्पस उनको देने को बिल्डर ने कहा। सब लोगों को लगा कि आखिर भगवान है और ऊपर से भगवान ने ये बिल्डर को ऐसा भेजा है कि 550 स्क्वायर फीट अपने को मिलेगा और 2.5 लाख रुपया कॉर्पस मिलेगा। उसमें से चित्रा सोसाइटी के एक मेंबर ने मुझे बुलाया, बोला आप मुझे हमको मार्गदर्शन करेंगे, हमारा तो बिल्डर से करीब करीब हो चुका है लेकिन आप मार्गदर्शन करेंगे? बोला हाँ करूँगा। तो बोले हमको है हिम्मत आपके पास, हमको 550 स्क्वायर फीट दे रहा है बिल्डर, तो इससे ज़्यादा कोई दे सकता है क्या पूरे बॉम्बे में? मैंने बोला मुझे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा वक्त दो। मैंने कैलकुलेशन किया और उनको बोला कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 1000 या 1100 से कम नहीं मिलना चाहिए। बोले वो 550 बोल रहा है, आप 1100 बोल रहे हैं, डबल बोल रहे हैं। नहीं, ये मेरा कैलकुलेशन तो ये कहता है। तो बोला झूठ बोल रहे हैं आप। बोला अगर झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्डिंग तो झूठा नहीं बना सकता हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन समझा दूंगा। पहले माने नहीं, बाद में सब लोग मेरे साथ आए, डिस्कशन किया। आज उनकी बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, सीसी भी मिल गया है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी मिला है, पानी का कनेक्शन अभी हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। अभी खाली चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इनॉग्रेशन का टाइम नहीं मिल रहा है, इसके लिए रुके हुए हैं। चित्रा सोसाइटी 56 माड़ा में, और अगले महीने में उनका इनॉग्रेशन होगा और उनको कॉर्पस 27 लाख रुपया पर फैमिली मिलेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मुलुंड में पूर्वरंग सोसाइटी, अगेन 72 मेंबर्स और 405 स्क्वायर फीट। पीएमसी अपॉइंट हुआ, बिल्डर्स के टेंडर्स आए, 540 स्क्वायर फीट एरिया प्लस 4 लाख कॉर्पस का हाईएस्ट बिड आया। फिर मेरे पास आए, मैंने वैसे ही समझाया, वो मैंने जो बोला उस रास्ते पे गए। आज 18 माले नहीं, 21 माले में से 18 माला पूरा हो चुका है। 980 स्क्वायर फीट हर एक को मिल रहा है और 42 लाख रुपीस कॉर्पस पर। ताली मत बजाओ, अभी आपकी बारी है।